अमर उजाला संवाद की इस विशेष पहल के मंच पर उपस्थित अमर उजाला ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तन्मय महेश्वरी जी, श्री इंदुशेखर पंचोली जी, श्री विजय त्रिपाठी जी, अशोक शर्मा जी और अमर उजाला की पूरी टीम, यहाँ पर उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण और अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी हमारे विशेषज्ञ, आप सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले तो अमर उजाला परिवार का अभिनंदन करती हूँ संवाद की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। प्रतिवर्ष संवाद का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार पुनः अमर उजाला संवाद के माध्यम से राज्य की प्रगति पर चर्चा की जा रही है। और जब राज्य की प्रगति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, हम इसको सोचते हैं। और भारत आज 2047 का विकसित भारत बनने के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। देश की आबादी आज 140 करोड़ से अधिक है और उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जब तक विकास की रफ्तार नहीं पकड़ता तब तक 2047 के विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विकसित उत्तर प्रदेश से विकसित भारत का ये जो संकल्प है, ये निरंतर आज प्रदेश सरकार के मुखिया और एनडीए सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ रहा है। अभी संपादक जी ने उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर बहुत सारे विषय रखे। कैसे आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, कैसे यहाँ पर निवेश आ रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, कैसे जो जीएसडीपी है उसमें दुगने से अधिक वृद्धि हो रही है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सबसे ज़रूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर एक बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगे बढ़ती रहे उसमें सबसे अहम स्तंभ होता है स्वास्थ्य का। जब हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे तभी वो अर्थव्यवस्था में अपना भरपूर योगदान कर सकेंगे। और इसलिए जब विकसित भारत की भी हम बात करते हैं तो एक स्वस्थ भारत एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के संबंध में भी स्वस्थ उत्तर प्रदेश से ही विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण संभव है। भारत की सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से आज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपने ने निर्धारित किया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और ये आप कई जगह पढ़ते और सुनते होंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि देश के एक एक नागरिक को हम सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कोई नई भी नहीं है, हम वर्षों से सुन रहे हैं। लेकिन सही मायनों में इसे ज़मीन पर उतारने का काम हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया है। और आज भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या में हर नागरिक के पास एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ केयर हो, ये सामान्य लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। कल्पना कीजिए इतने सारे लोगों तक पहुंचना। लेकिन हमने तय किया है कि हम इसे करके दिखाएंगे और इसलिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। स्वास्थ्य पर लगातार सरकार का बजट बढ़ रहा है, भारत सरकार का भी, उत्तर प्रदेश सरकार का भी। और हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान दे रहे हैं।
यानी पहले हमारी जो स्वास्थ्य को लेकर सोच थी, जो अप्रोच थी, वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर तक सीमित थी। यानी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम उसे इलाज के जरिए ठीक कर दें। आज हमने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया है कि हम प्रिवेंशन की ओर ध्यान देंगे। और इसलिए जब आप देखते हैं कि देश के अंदर जो हमने 1,82,000 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं किसी भी नागरिक के लिए, जब हम इस नेटवर्क में जाकर देखते हैं तो आज हमने वहाँ पर एनसीडी स्क्रीनिंग शुरू की है। यानी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, और विशेष तौर से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, और दोनों जेंडर्स में ओरल कैंसर है। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और 3 तरीके के जो कैंसर्स हैं, इनकी हमने पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रारंभ की है। यानी एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सबसे सामान्य हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र होता है, वहाँ पर 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम बीमारियों की समय रहते या कहिए तो शीघ्र पहचान करना चाहते हैं। और ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही लगातार देश के अंदर हमारे अस्पताल बेहतर हों, अस्पतालों की सुविधाओं में जो गैप्स इतने वर्षों तक रहे हैं उनको फिक्सअप करने के लिए हमने प्रधानमंत्री अभीम जैसी, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं को प्रारंभ किया, और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का इस देश में तेजी से विस्तार किया। आज केवल नए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ही नहीं बन रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, नए नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बन रहे हैं, नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। और इतने वर्षों में इसने तेज रफ्तार पकड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कई नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाए हैं। 2 एम्स, रायबरेली का एम्स था, गोरखपुर में भी एम्स का निर्माण हुआ। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस विचार को हमने यूपी में भी आगे बढ़ाया। तो एक तरफ जहां हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हम लगातार अपनी मैन पावर को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी सरकार ने विचार किया है। क्योंकि देश में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, ये कैसे हमारा सुदृढ़ हो, ये कैसे बेहतर हो। देश में जो लगातार हम सुनते रहते हैं कि गांव में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में स्पेशलिस्ट नहीं है, या नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ये स्थिति लगातार बनी नहीं रह सकती। इसे ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। तो इसलिए ये जो नए इंस्टीट्यूशंस हमारे बन रहे हैं, आने वाले समय में हमारे पास एक नया पूल ऑफ डॉक्टर्स होगा, बड़ी संख्या में स्पेशलिस्ट होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा। आपने बजट में घोषणा सुनी थी, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम बना रहे हैं, मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स की हम फौज खड़ी कर रहे हैं, ताकि जो हमारी बुजुर्ग आबादी है, जो 2050 तक 35 करोड़ के लगभग हो जाएगी, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। तो मैन पावर भी तैयार हो, इसके भी प्रयास सरकार ने किए हैं। और इसके साथ ही लगातार हमारी कोशिश है कि जो गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर जनता है, उसके लिए हम इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं कैसे कर सकें। और इसके लिए हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आज उस योजना के दायरे में देश की बड़ी आबादी है। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, और 62 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान भारत पीएमजे के दायरे में ला चुके हैं। तो इसमें हमारी जो सबसे गरीब 40% आबादी है वो भी शामिल है, इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल हैं, इसमें जो हमारे गिग वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं, और जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। सरकार निरंतर हर तरीके से प्रयास कर रही है, और इन सारे प्रयासों के बीच ये भी ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। क्योंकि भारत की जितनी बड़ी आबादी है, उसको देखते हुए और जो हमारे देश की भौगोलिक विविधताएं हैं, जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में आज कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ, जो संचारी रोग है, उसके साथ
जो हमारे गैर संचारी रोग हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनका, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों का, हार्ट डिजीजेस है, कैंसर है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, इसका बर्डन बहुत बढ़ रहा है। तो जब हम इस डबल बर्डन को देखते हैं और बीमारियों की समय रहते पहचान नहीं हो पाती, जिससे बीमारियां प्रोग्रेस करके सीवियर स्टेज में पहुंच जाती हैं, स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है, इस सारे परिदृश्य में भारत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजीज का भी उपयोग कर रहा है। और मुझे आपके बीच कहते हुए खुशी है कि भारत एक ऐसा देश है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का एक अग्रणी देश के रूप में भारत सामने आया है। हेल्थ केयर में हमने जितना डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ई संजीवनी। आप सब ने ई संजीवनी के बारे में देखा और सुना भी होगा। जब भारत में कोविड-19 जैसा संकट आया, जब लॉकडाउन हुआ, तब आम लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज को, डॉक्टर्स के परामर्श को लेना कठिन हो रहा था। लोग घरों में कैद थे, और उस दौरान हमने ई संजीवनी, अपना नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और ई संजीवनी के माध्यम से आज करोड़ों लोग अपने घर में बैठकर विशेषज्ञों को कंसल्टेशंस कर रहे हैं। आज देश में हम जब नई टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में भी है, एजुकेशन में भी है, हेल्थ केयर में भी है, गवर्नेंस में भी है, क्लाइमेट एक्शन में भी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रधानमंत्री जी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को आने वाले समय में दुनिया के 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर्स में शामिल होना है। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम 7 सूत्रीय, हमारे 7 सूत्र हैं जो हमारे गाइडेंस फ्रेमवर्क की तरह हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम किसी भी क्षेत्र में उपयोग करें, खासतौर से जब मैं हेल्थ केयर की बात करूं, तो उसमें यह जरूरी हो जाता है कि ये 7 सूत्र उसमें शामिल हों। उसमें सबसे पहली बात है भरोसेमंद होना। नागरिक, सिटीजन फर्स्ट, नागरिक प्रथम, यह जरूरी है। एआई का उपयोग समावेशी हो, एआई का उपयोग टिकाऊ हो, एआई का उपयोग सुरक्षित हो। ये हमारे कुछ मार्गदर्शक सूत्र हैं जिसका हम पालन करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब हेल्थ केयर में यूज की मैं बात करती हूं, तो हमारी 2 बड़ी चुनौतियों का समाधान इसके माध्यम से होता है। सबसे पहली चुनौती हमारे पास यह है कि समय रहते हम बीमारियों की पहचान कर सकें, और दूसरी चुनौती है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है उसको हम एड्रेस कर सकें। जो हमारे स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं, जो डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हमें क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रदान कर सके। तो अब इन दोनों समस्याओं का समाधान कैसे होता है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। आप सबने सुना होगा कि भारत आज टीबी मुक्त भारत, इस सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। और टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है, एयरबॉर्न है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हवा के माध्यम से, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से टीबी संक्रमण फैलता है। अब ऐसी बीमारी को रोकना, उसको उन्मूलन करना, यह सामान्य बात नहीं है। और समाज में हमारी इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग सिम्प्टोमेटिक हैं और कितने लोग सिम्प्टोमेटिक नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, उनके पास लक्षण नहीं है। तो हम जब अपना सघन टीबी अभियान हमने चलाया, अभी भी हम चला रहे हैं, उसमें हमने कैसे एआई का उपयोग किया और उससे हमें क्या मदद मिली। जो मैंने कहा कि बीमारियों की समय रहते पहचान करने में हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का उपयोग किया। और आज इन एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का ये फायदा हुआ है कि बड़ी संख्या में जो टीबी के रोगी हैं उनकी समय रहते पहचान हुई है। जिनके पास लक्षण हैं उनकी भी, जिनके लक्षण नहीं हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनकी भी, यानी जो अदरवाइज जिनकी पहचान नहीं हो सकती थी और वो स्वयं भी संक्रमित होते और न जाने कितने और लोगों को संक्रमित कर सकते थे। तो इस तरीके से समय रहते पहचान हुई, इसका हमने उपयोग किया।
मैंने अभी आपको ई संजीवनी के बारे में बताया। ई संजीवनी में हमने क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो CDSS इंटीग्रेट किया है, ये भी हमारा AI पावर्ड है। यानी कि आज अगर आप एक सामान्य से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाकर देखेंगे, एक व्यक्ति किसी ग्रामीण दूर दराज के इलाके में किसी बड़ी अस्पताल में, एक टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में नहीं जा सकता। वो अपने गांव के अंदर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पहुंचता है। वहां पर एक CHO उसे टेली कंसल्टेशन के जरिए किसी दूर दराज के मेडिकल कॉलेज या टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, बड़े अस्पताल में बैठे हुए एक स्पेशलिस्ट से कैसे कनेक्ट कर रहा है, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करा रहा है। लेकिन अब स्पेशलिस्ट की मदद AI के माध्यम से कैसे हो रही है कि न जाने कितने पेशेंट्स होंगे और स्पेशलिस्ट हमारे पास कम है, और एक स्पेशलिस्ट के ऊपर बहुत बर्डन है बहुत सारे पेशेंट्स का। तो जब हम ये AI ड्रिवन CDSS का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो एक डॉक्टर को, एक स्पेशलिस्ट को हर मरीज से उसके सिम्टम्स रेपिटेटिवली पूछने की जरूरत नहीं होती। यानी एक पेशेंट असिस्टेंस फॉर्म होता है, उसमें उसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद इन टूल्स के कारण एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की रिकमेंडेशन भी आ जाती है। और यहाँ तक कि उस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जो डायग्नोसिस है, उसके आधार पे किस किस्म के, किस प्रकार के स्पेशलिस्ट को उसे रेफर करने की ज़रूरत है, ये भी इस AI पावर टेक्नोलॉजी के कारण एक CHO के लिए आसान हो जाता है। तो समय भी बचता है, स्पेशलिस्ट का समय बचता है, उसकी ऊर्जा बचती है, और एक पेशेंट का सही स्पेशलिस्ट के साथ कनेक्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो एक बहुत बड़ा बदलाव आज स्वास्थ्य क्षेत्र में ला रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी। रहते पता चल जाता है, और इसके कई उदाहरण है। इबोला हो, हंटा वायरस हो, ये हमारा जो मीडिया डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, जो AI पावर्ड है, आज इसमें हमारी मदद कर रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले हमारे देश के किसी बीमारी का आउटब्रेक हो गया और हमारा तंत्र उसके बाद जागृत होता था कि अरे बीमारी का आउटब्रेक हो गया, अभी हमको उसको खत्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या करना है। लेकिन आज हम एक कदम आगे हैं। हमारे इन AI ड्रिवन सिस्टम्स के कारण हम समय से पहले आउटब्रेक होने वाला है इसके लिए अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। यानी जो हमारा रिस्पॉन्स रिएक्टिव हुआ करता था, आज वो प्रोएक्टिव हो गया है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हेल्थ केयर में उपयोग हो रहा है। और जब हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन अगर मैं केवल स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो जिस तरीके से आज इन टूल्स और डिवाइसेस का उपयोग हो रहा है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए भी हमारे युवाओं के पास बहुत सारे अवसर हैं। एक मेडिकल डेटा साइंटिस्ट के रूप में, एक मेडिकल इमेज स्पेशलिस्ट के रूप में, एक AI इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट के रूप में, और इंडिया AI मिशन के तहत बहुत सारे ऐसे हेल्थ टेक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें युवाओं के लिए अवसर हैं। इतना ही नहीं, भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप कहा जाता है, और भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है तो उसमें 90% से ज़्यादा जो हमारे स्टार्टअप्स युवाओं ने बनाए हैं, जिसमें हेल्थ स्टार्टअप्स भी शामिल हैं।
ये सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इसमें 90% स्टार्टअप्स में जो AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग हो रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं का भी आह्वान करूंगी कि आज स्वास्थ्य भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपने स्किल्स को एनहांस करके आप इसमें योगदान दे सकते हैं और आप आगे आइए। हेल्थ का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य रखा है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य एक ऐसा है जो केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की भागीदारी जरूरी है और मैं एक स्टेक होल्डर मीडिया को भी मानती हूँ, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी मानती हूँ, हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को भी मानती हूँ और जो हमारे युवा हैं उनको भी मानती हूँ, जो आगे आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम सब एक उज्जवल, एक प्रगतिशील उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य की तमाम नीतियां उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रही हैं। अपार अवसर है, बहुत संभावनाएं हैं। आप आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश को बदलिए और उत्तर प्रदेश ने जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है उसमें आप अपना योगदान दीजिए। और भारत सरकार ने जो आज हमारे देश की इकोनॉमी 4थे नंबर की इकोनॉमी है, उसे दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। मैं सभी लोगों को इस अवसर पर बधाई देती हूं और आह्वान भी करती हूं कि हम सब मिलकर चलें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदल सकते हैं और भारत की तस्वीर भी बदल सकते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश से विकसित भारत के निर्माण का सपना पूरा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला परिवार को पुनः बहुत सारा अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं और मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो शब्द हैं जो निरंतर हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहेंगे।